फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी में गुलफाम अली राजी में। इकोनॉमिक्स के सेशन में आज बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की। तो आपको पता होगा कि आरबीआई की जो फाउंडेशन हुई है वो हुई है 1934 के एक्ट से। 1934 के एक्ट से आरबीआई की जो फाउंडेशन हुई है 1935 में हुई है। आपको पता होगा रिजर्व बैंक नाम सुना है ना, रिजर्व बैंक। इसे हम कहते हैं, रिजर्व बैंक को हम कहते हैं बैंकों का बैंक। क्यों कहते हैं बैंकों का बैंक? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लिस्टेड यानी कि अनुसूचित या रजिस्टर्ड बैंकें हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई से जुड़ी हुई हैं। भारत में बैंकिंग कारोबार को परमिशन देने का जो काम है, बैंकिंग कारोबार को लाइसेंस देने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा रिजर्व बैंक इंडिया भारत में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसको नियमित करता, विनियमित करता है। हिंदी में एक शब्द आता है विनियमित या रेगुलेट करना। जैसे पंखे में होता है ना एक रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, उसको आप बढ़ाएंगे तो पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो स्पीड घट जाएगी। रेगुलेटर को हिंदी में कहते हैं विनिमय। तो बैंकों का जो विनियामक है, आम भाषा में आप कह लें कि बैंकों पे कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है सभी बैंकों पे, अल्टीमेटली भारत में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देश की जितनी भी बैंकें हैं ये अपना जो अकाउंट खोलती हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खोलती हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों को कारोबार के लिए परमिशन देना, ये इसका काम है। 1934 में हिल्टन यंग, यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा देखो, हिल्टन यंग कमेटी ने सिफारिश की थी रिजर्व बैंक को बनाने की। तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1934 में उस समय की भारत की संसद ने, जिसे हम कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने एक्ट पास किया और 1 अप्रैल 1935 को इसने काम करना शुरू कर दिया। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आज़ादी से पहले ही ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी। 1934 के एक्ट से 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी। इसे केंद्र सरकार का बैंक भी कहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार भी अपनी तमाम जमाएं जो हैं इसमें रखती है और अक्सर जब केंद्र सरकार को उधार की ज़रूरत पड़ती है बैंक से तो वो रिजर्व बैंक से लेती है। तो इसे बैंकों का बैंक और केंद्र सरकार का बैंक भी कहते हैं। ये भारत में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी तरह को, भारत में ये सबसे बड़ा बैंक है। और आप ये मान के चलिए किसी भी देश में जो उसका सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है ना, आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो आमतौर पर जिस देश में भी जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश का सबसे बड़ा बैंक ही होता है। तो उस तरह से फिर से मैं देखो फ्लो में बोल देता हूँ, आपको याद रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के एक्ट से 1935 में बनी, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर बनी। जब ये बनी तो इसकी जो शुरुआती पूंजी थी वो थी 5 करोड़, जिसे हम कहते हैं चुकता पूंजी। तो कुल 5 करोड़ रुपये की पूंजी से ये बनी थी। ठीक है, अब आरबीआई का टाइटल क्या है? बैंकों का बैंक, केंद्र सरकार का बैंक, भारत में सबसे बड़ा बैंक। ठीक है ना, आप कहें एसबीआई, आईसीआईसीआई, वो अलग मामले हैं, लेकिन भारत में सबसे बड़ा बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन अदर बैंकों की तरह ये कारोबार नहीं करता है। कारोबार का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम लोग जाते हैं ना, आम आदमी की जमाएं या आम आदमी के खाते ये स्वीकार नहीं करता, आम आदमी को ये लोन नहीं देता, यानी कि ये कमर्शियल बैंक नहीं है। बाकी जितने ही बैंक आप देख रहे हो ना, स्टेट बैंक हो या आपके आसपास जितने बैंक हैं जो ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। तो भारत में सबसे बड़ा सरकारी जो कमर्शियल बैंक है वो कौन सा है? तबस्सुम? नहीं, देखो अभी जो मैंने बताया, इनको अभी शायद नींद का झोंका आ रहा है। आरबीआई कमर्शियल बैंक नहीं है, आरबीआई कारोबार नहीं करता है, आरबीआई व्यापारिक बैंक नहीं है, ध्यान रखना। आरबीआई व्यापार नहीं करता है, आम लोगों की जमाएं स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, अच्छा ये प्राइवेट बैंक कमर्शियल बैंक ही हैं, तो भारत में सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो इससे ही बड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक, भारत में सबसे बड़ा कारोबारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, भारत में सबसे बड़ा कारोबारी निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना, भारत में हाउसिंग लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी। तो अभी जब हम बैंकों की अलग से बात करेंगे ना तो इस मामले में और बात करेंगे कि एग्रीकल्चर को लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सीडीबी की फाउंडेशन क्यों हुई, ठीक है ना, उसकी बात हम अलग से करेंगे। अभी हम आरबीआई पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ लिख रखा है। बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, बिगेस्ट बैंक, सरकार का बैंक, बैंकों का रेगुलेटर भी यानी कि बैंकों को कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा इसके जो काम हैं, आरबीआई का काम है देश में जो इन्फ्लेशन समझते हो, हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, आम भाषा में महंगाई। तो महंगाई को रोकने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, समझ रहे ना।
महंगाई को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली देश में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो महंगाई को रोकने का उपाय करता है हमारे देश में जितना ही विदेशी मुद्रा भंडार है, स्वर्ण सहित जितना ही विदेशी मुद्रा, समझते हो डॉलर कई देशों में चलता है, लेकिन सबसे फेमस डॉलर कौन सा? अमेरिकी डॉलर है ना। रुपया बांग्लादेश में भी चलता है, श्रीलंका में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है ना। तो ये सब करेंसी तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तानी करेंसी, श्रीलंकन रुपया श्रीलंका की करेंसी, तो सारी की सारी क्या हो गई? फॉरेन करेंसी हो गई। तो हमारे देश में हमारी करेंसी के अलावा दूसरे देशों की जितनी भी करेंसी हैं उसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है साहब। आप आपकी जेब में कितने ही डॉलर, कितने ही पाउंड, यूरो क्यों ना रखे हों, उसे आप इंडिया की मार्केट में नहीं चला सकते, उसे आप बैंक से बदलना पड़ेगा उसको। आपको अब मान लीजिए आपके जो भी घर के जो भी सदस्य हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, कोई कुवैत तो नहीं गया भाई, बड़ा बुरा हादसा हुआ ना। खैर, तो आपके घर में जितने भी आपके घर में मान लीजिए कोई विदेशों में काम कर रहा है, तो वहाँ अब नेपाल में है तो नेपाली रुपया भेजेगा, है ना। तो नेपाली रुपया यहाँ आकर के यहाँ की मार्केट में नहीं चलेगा। वो फिल्म देखी आपने कौन सी, बजरंगी भाईजान, कि भाई यहाँ गांधी की फ़ोटो नहीं चलती है, जिन्ना की फ़ोटो चलती है ना। हाँ, तो वही अब जो गांधी जी वाले नोट हैं वो इंडिया में ही चलेंगे। तो अब विदेशों से जो करेंसी आएगी वो आप यहाँ पर बैंकों में बदलेंगे। अब इस करेंसी को बदलने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन हर कोई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जा नहीं सकता। दिल्ली और उसकी जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मैंने इसमें लिख भी रखा है, रीजनल ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में। तो हर कोई तो वहाँ जाएगा नहीं कि जाओ मेरे नोट बदल दो। तो रिजर्व बैंक ने इसके लिए बहुत से बैंकों को, जिसमें एक SBI भी है, अपना एजेंट बना रखा है। तो जगह जगह आप जाइए और अपना नाम पता दीजिए कि भैया ये इतना करेंसी है, इसको बदल दो, बदल जाएगी। ठीक है। तो जो देश में विदेशी मुद्रा है उसकी रखवाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा क्या लिखा है मैंने, मुद्रा मूल्य, माँ पे छोटों की मात्रा हो गई, बड़े की मात्रा होनी चाहिए। मुद्रा का जो मूल्य है उसकी सुरक्षा करता है। देखो मुद्रा मूल्य सुरक्षा क्या है, अभी जो 80 रुपया बराबर $1 के आसपास चल रहा है ना, इतना ही है ना, लगभग इतना ही है। और पाउंड की बात करें तो वो 100, मतलब 1 पाउंड जो है वो 100 रुपये से भी ज़्यादा के में निकल गया होगा। लेकिन हमारा जो विदेशी कारोबार होता है वो ज़्यादातर डॉलर में होता है, इसलिए हम डॉलर और रुपये की सेहत की चिंता ज़्यादा रहती है। तो मुद्रा की वैल्यू का मतलब क्या है, मुद्रा के मूल्य का मतलब क्या है, अगर आपकी जो करेंसी, हमारी करेंसी कौन सी है, रुपया, अभी 80 रुपये में $1 मिल रहा है। अगर कल को 82, 83 या 84 या 85 रुपये में $1 मिले तो इसका कहेंगे हमारी मुद्रा की कीमत गिर रही है। कल को अगर 75, 76, 1 मिनट रोक दीजिएगा, तो अगर यही 80 से नीचे आ जाए, 75 रुपये या 70 रुपये में $1 मिलने लगे, तो हम क्या कहेंगे, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है। ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी ये है, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था ये नहीं चाहेगी कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या बहुत घट हो जाए, बहुत घट जाए। एक जो है कि एक जो खास लेवल है वो बना रहे। जैसे अभी 80 रुपये बराबर $1 है, ये बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि ये 70 तक आ जाए, लेकिन 70 से नीचे भी ना गिरे और 80 से बढ़ के 85, 86 के आसपास भी ना जाए। इससे हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कतें होंगी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसको बारे में बताऊंगा, अभी मैं इसी पे रहता हूँ। तो अब RBI मुद्रा के मूल्य की सुरक्षा कैसे करता होगा? RBI कुछ ऐसे उपाय करता है विदेशी व्यापार में या डॉलर की खरीद फरोख्त में, रुपये की खरीद फरोख्त में, जिससे कि जो हमारी करेंसी रुपया है उसकी वैल्यू क्या रहे, स्टेबल रहे या स्थिर रहे, ना तो बहुत ज़्यादा घटे और ना बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है। खैर, इसके अलावा नए नोट जारी करता है। आपको पता है कि $1 के नोट के अलावा जितने भी नोट जारी होते हैं वो रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है साहब। और सवाल आता भी है कि $1 के नोट के अलावा बाकी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। और $1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, यानी कि वित्तीय सचिव के। ओके। अब बाज़ार में साख कंट्रोल, बाज़ार में साख कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा, अगर मैं इसको व्यापक रूप से कहूँ तो ये कह सकते हैं आप कि जो भी लोन देने वाली संस्थाएं हैं, है ना, ऋण देने वाली जो भी संस्थाएं, चाहे वो बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, किसी भी तरह की संस्थाएं, उनकी लोन देने की या ऋण देने की पावर कितनी है। बाज़ार में साख की स्थिति कमज़ोर है, इसका मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें पैसा कम है। बाज़ार में साख की स्थिति मजबूत है, इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम में पैसा खूब है। बैंकिंग सिस्टम में पैसा खूब है तो वो बाज़ार को लोन दे सकता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम है तो बाज़ार को लोन कम देगा। तो साख का मतलब ये है कर्ज देने की क्षमता। तो बैंकों की या जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं हमारे देश में, साहूकारों का नहीं, बैंकों की और नॉन बैंकिंग कंपनियां, है ना, जैसे मुथूट फाइनेंस लोन तो देती है, ये मुथूट फाइनेंस है, ये लोन देती है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इनकी लोन देने की जो क्षमता है
वो आरबीआई कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा सरकार पर मौद्रिक नीति के मामले में सलाह देता है। सरकार को मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के मामले में सलाह देता है। मौद्रिक नीति क्या होती है नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हो, ठीक है ना। तो विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा, मुद्रा के मूल्य की सुरक्षा, नए नोट छापना या नए नोट जारी करना, बाजार में साख कंट्रोल, सरकार को मौद्रिक नीति पर सलाह। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF में ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो भारत सरकार की ओर से IMF में जाता है। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष, अकाउंट ईयर या वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 30 जून तक रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है। कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, जैसे आप देखते हैं ना हमारे यहाँ बजट वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है ना बजट वर्ष। 31 मार्च को आप बैंकों में जाओगे तो वो कहेगा भाई क्लोजिंग चल रही है, कल को आना, है ना। मतलब वो अपना हिसाब किताब मिला रहे होते हैं। तो बैंकों का जो नया साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और रिजर्व बैंक अपना जो अकाउंट ईयर या अपना जो फाइनेंशियल ईयर शुरू करती है वो शुरू करती है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से 30 जून तक रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। शुरुआती पूंजी थी इसकी 5 करोड़, ठीक है। तो रिजर्व बैंक में बस इतना ही। थैंक यू।